जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं सौरभ आप सभी प्रिय साथियों का प्रीमियर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कंप्यूटर विषय के सीपीयू और कंप्यूटर पोर्ट टॉपिक पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं। ये वह सभी प्रश्न हैं जो पिछले कई परीक्षाओं में आ चुके हैं या जिनके आने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। इस क्लास में हमने जिस एमसीक्यू क्वेश्चंस को लिया है वह व्यापम के विशेष रूप से नए पैटर्न को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। मतलब कुछ प्रश्न होंगे जो वन लाइनर होंगे, कुछ प्रश्न होंगे जो कोट आधारित होंगे और कुछ प्रश्न होंगे जो कथन और कारण पर आधारित होंगे। सभी के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपको साथ में मेरे साथ में मैं क्वेश्चन को पढ़ते जाऊंगा, आंसर देते जाऊंगा और आपको भी साथ में प्रैक्टिस करते जाना है। जिन प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं आएंगे उसके लिए तो मैं यहाँ पास में अवेलेबल हूँ, साथ में पढ़ते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर और देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन बोलता है इंस्ट्रक्शन साइकिल को और क्या कहा जाता है। देखिएगा, इंस्ट्रक्शन साइकिल आप सभी को पता है कि जो कंप्यूटर होता है वो बिना निर्देश अर्थात इंस्ट्रक्शन के काम नहीं करता। कंप्यूटर को निर्देश देना ही पड़ता है, डेटा देना पड़ता है। तो कंप्यूटर को जो निर्देश मिलेगा उसको वो कैसे प्राप्त करेगा, प्राप्त करने के बाद में उस डेटा और निर्देश को कैसे एग्जीक्यूट करेगा, मतलब उसको प्रोसेस करेगा और किस प्रकार से परिणाम अर्थात आउटपुट अर्थात रिजल्ट हमारे सामने आते हैं, इसी को हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल और इसको हम बोलते हैं साथ में मशीन साइकिल। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा इंस्ट्रक्शन साइकिल को हम और क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा ए। ध्यान दीजिएगा, और वो क्या होगा आपका ए, मशीन साइकिल। ध्यान देना, मशीन साइकिल के मुख्य रूप से 4 चरण होते हैं। सबसे पहला होता है डेटा को प्राप्त करना, निर्देश को प्राप्त करना, इसे हम बोलते हैं फैच। ठीक है। इसके बाद में जो डेटा हमको मिला है इसे डिकोड किया जाता है। क्यों करते हैं डिकोड? देखिएगा, जो डेटा दे रहा है, जो निर्देश दे रहा है, वह एक उपयोग करता है, वह एक यूजर है। यूजर की अपनी एक भाषा होती है, ध्यान देना, और कंप्यूटर की अपनी भाषा होती है। कंप्यूटर की कौन सी भाषा होती है? कंप्यूटर की भाषा होती है बाइनरी या मशीन भाषा, अर्थात वह केवल 0 और 1 अर्थात डिजिटल लेटर्स को समझता है, बाइनरी अंकों को समझता है। तो यहाँ पास में जरूरत होती है कि एक ऐसा डिवाइस हो जो यूजर की भाषा को मशीन भाषा में कन्वर्ट कर दे, और वो काम करता है डिकोडर। डिकोडिंग के बाद में अगला स्टेप होता है डिकोड। डिकोडिंग के बाद में डेटा पहुँचता है सीपीयू में अर्थात प्रोसेसर में, और वहाँ डेटा होता है प्रोसेस। और ध्यान देना, प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो तीसरा होगा उसको हम बोलेंगे एग्जीक्यूट। मतलब डेटा और निर्देश डिकोड हो गए, अब सीपीयू करेगा उन्हें एग्जीक्यूट, मतलब उन्हें प्रोसेस करेगा। और आप सभी को पता है प्रोसेस करने के बाद में अगला स्टेप क्या होता है, बोलिए? हमें परिणाम अर्थात हमें आउटपुट मिलता है, रिजल्ट मिलता है। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यही क्या होती है आपकी मशीन साइकिल और यही होती है इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो इसका आंसर होगा ए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हमारा सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा बस बाई डायरेक्शनल होता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। व्यापम अधिकतर ऐसे ही प्रश्नों को पूछता है जहां पास में कोई ना कोई विवाद की संभावना हो। आप सभी को पता है, सुधरता तो वो है नहीं। तो बाई डायरेक्शनल बोल रहा है, मतलब जो डेटा का ट्रांसफर होगा। हम सभी को पता है कंप्यूटर में बस क्या होती है? बस का मतलब होता है कंप्यूटर में डेटा और निर्देश को भेजने के लिए रास्ता। तो डेटा और निर्देश की बात करते हैं, मतलब इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। जैसे हमारे घर में विद्युत के तार होते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं, तो उसमें क्या ट्रांसफर होता है? विद्युत धारा इसमें ट्रांसफर होती है। तो कंप्यूटर के अंदर भी इस प्रकार के तार होते हैं, रास्ता होता है, एक मार्ग होता है, उसे हम बोलते हैं कंप्यूटर बस। तो बस में क्या होता है? डेटा ट्रांसफर होता है। ओके। तो देखिएगा, डेटा को ट्रांसफर या निर्देश को ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास में कंप्यूटर में बस होती है, जैसे कि एड्रेस बस, जैसे कि डेटा बस, जैसे कि कंट्रोल बस। इनमें से 2 बस हैं, ध्यान दीजिएगा। जो डेटा बस होता है और डेटा बस और कंट्रोल बस, ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों ही कैसे होते हैं? बाई डायरेक्शनल होते हैं। बाई डायरेक्शनल मतलब द्विआयामी होते हैं। डेटा जाता भी इन्हीं के माध्यम से और डेटा आता भी इन्हीं के माध्यम से है। पर इस प्रश्न में तो दोनों उत्तर हो गया हमारे पास, तो या तो बी या तो सी या तो कोई नहीं उत्तर है, विकल्प है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रश्न का जो सबसे उचित सबसे बेस्ट आंसर होता है वो होता है डेटा बस। हमें कंट्रोल बस को नहीं लेना है, क्योंकि कंट्रोल बस का एक पर्पसली काम होता है कि कंट्रोल निर्देश या कंट्रोल सिग्नल भेजना। ठीक है। तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा? बी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बोलो क्या होगा आपका? वो डेटा बस होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा ट्रांसफर किसके माध्यम से होता है? ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या बोल रहा है? सीपीयू, और वो बात कर रहा है मेमोरी। अब देखिए, एक मेमोरी होती है जो अपनी खुद की सीपीयू की होती है, और उसे हम क्या बोलते हैं? रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी क्या होती है? सीपीयू की मेमोरी होती है। तो यहां पास में वो बोल रहा है सीपीयू और मेमोरी के बीच में डेटा ट्रांसफर किसके माध्यम से होता है? तो ध्यान देना, यदि कहता कि
डेटा कहां से आता है, तो वो मेमोरी से आता है, पर डेटा ट्रांसफर किसके माध्यम से होता है, वो माध्यम कौन बन रहा है, तो अभी हमने देखा वो क्या होता है, वो कंप्यूटर का बस होता है, मतलब इसके माध्यम से डेटा मेमोरी से सीपीयू तक पहुंचता है। तो आंसर क्या होगा, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये पोर्ट क्या होता है, ध्यान देना, जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिक प्लग या सॉकेट होते हैं ना, जहां हम लोग किसी भी डिवाइस को लगाते हैं, तो कंप्यूटर में दो प्रकार के मुख्यतः हार्डवेयर डिवाइस होते हैं, एक होते हैं इंटरनल और एक होते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड में फिक्स या परमानेंटली लगे होते हैं, जैसा कि रैम, जैसा कि रोम, जैसा कि सीपीयू। कुछ डिवाइस ऐसे होते हैं जो आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड में फिक्स नहीं होते हैं, वो बाहरी रूप से आकर के जुड़ते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइस, जैसे कि सभी आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइस। तो वो क्या होते हैं, वो आपके बाहरी हार्डवेयर होते हैं और कंप्यूटर में जो जुड़ते हैं, जिसके माध्यम से जुड़ते हैं, उसे हम बोलते हैं कंप्यूटर पोर्ट। इसका मतलब हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक प्लग या सॉकेट होता है, कंप्यूटर की भाषा में उसे पोर्ट कहते हैं, PORT। ओके, तो खैर इसका आंसर क्या होगा, बी, कंप्यूटर बस। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। गर्मी बहुत है, ध्यान देना दोस्तों, आप लोगों के लिए गर्मी में यहाँ पास में इतने शानदार प्रश्न लेकर के आ रहे हैं। यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं और इनका एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा रजिस्टर इंस्ट्रक्शंस को अस्थायी रूप से रखता है, प्रोग्राम काउंटर, IR, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मार या MDR। तो इसका आंसर बोलो क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर, ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैश मेमोरी का उपयोग क्यों किया जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है, और ध्यान देना इसका विकल्प भी उतना ही शानदार, सॉरी इसका एक्सप्लेनेशन भी उतना ही शानदार आने वाला है। ये बहुत शानदार प्रश्न है। कैश मेमोरी का उपयोग क्यों किया जाता है, डेटा परमानेंटली स्टोर करने के लिए ना, स्पीड बढ़ाने के लिए, इनपुट लेने के लिए, आउटपुट देने के लिए। तो उसका आंसर क्या होगा, बी, स्पीड बढ़ाने के लिए। ध्यान से देखिएगा, एक होता है CPU, यहां बोलो क्या होता है, डेटा प्रोसेस होता है। इसके बाद में हमारे पास में एक होती है, इसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, मतलब प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। और इसके बाद में हमारे पास में होती है सेकेंडरी मेमोरी, अर्थात द्वितीयक या सहायक मेमोरी, द्वितीयक या सहायक मेमोरी। तो देखिएगा इन जनरल, क्या दोस्तों, इन जनरल प्राइमरी मेमोरी का मतलब होता है रैम, हालांकि रोम भी होती है पर हम यहाँ पास में बात करते हैं रैम की, और सेकेंडरी मेमोरी में आता है हार्ड डिस्क या SSD वगैरह। और ध्यान देना एक और मेमोरी होती है, वो होती है CPU की मेमोरी, उसे हम कहते हैं CPU का रजिस्टर। तो ये 3 मेमोरी है। अब देखिए डेटा कहाँ, सबसे पहले डेटा कहाँ रखा रहता है, डेटा को परमानेंटली या बल्क में एक बड़े स्तर पे जब हम डेटा को स्टोर करते हैं तो वो कहाँ होता है, सेकेंडरी मेमोरी में होता है। ये बल्क में स्टोरेज होता है, ठीक है, कंप्यूटर के CPU से बहुत दूर होता है। तो यहाँ पास डेटा कैसा होता है, परमानेंटली स्टोर होता है। यहाँ वो डेटा होता है जिसको हमको प्रोसेस करवाना भी है या जिसको हमको प्रोसेस नहीं करवाना है, मतलब सभी प्रकार के डेटा यहाँ पास में रखा होता है। अब जिस डेटा को हमको प्रोसेस करवाना है वो कहाँ मूव करेंगे, हम सेकेंडरी से मूव करेंगे रैम में, प्राइमरी मेमोरी में। फिर इसके बाद में कहाँ आता है, रजिस्टर में आता है, और इसके बाद में रजिस्टर के ALU में पहुँच कर वो प्रोसेस हो जाता है। अब देखो किसी डेटा को और निर्देश को हमको प्रोसेस करवाना है, वो पहले सेकेंडरी से रैम पे आएगा, प्राइमरी में आएगा, फिर रजिस्टर में आएगा, फिर CPU में जाएगा। तो ऐसा करने में टाइम बहुत लगता है, और यदि डेटा को पहुंचने में, CPU तक पहुंचने में टाइम लगेगा तो उसका CPU की गति कम हो जाएगी। CPU ये चाहता है कि मेरे पास जल्दी जल्दी डेटा आए और जल्दी जल्दी मैं उसको प्रोसेस कर दूँ। अच्छा समझिएगा, आप खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं, आपकी थाली में एक रोटी आई, अब एक रोटी आप खा लिए, अब आप इंतजार कर रहे हैं दूसरी रोटी का, और वो 5 मिनट बाद में आती है। तो इससे बोलो क्या होगा, आपके खाना खाने की गति स्लो हो जाएगी। सेम कहानी कहाँ होती है, कंप्यूटर के CPU में होता है। यदि CPU ने किसी एक डेटा को प्रोसेस कर दिया तो दूसरे डेटा को यदि आने में टाइम लगेगा तो CPU को उसको प्रोसेस करने में टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पास जरूरी होता है कि डेटा को CPU तक पहुँचाने में देरी ना हो, इसकी गति को बढ़ाया जाए। और इस टाइम को कम करने के लिए, किस टाइम को कम करने के लिए, डेटा को CPU तक पहुँचाने के लिए ये प्राइमरी मेमोरी अर्थात रैम, और ध्यान देना CPU की मेमोरी अर्थात रजिस्टर, इसके बीच में एक मेमोरी लगाते हैं और इसे हम बोलते हैं कैश मेमोरी, ठीक है। और ध्यान देना इसका उपयोग क्या होता है, रैम से रजिस्टर के बीच में डेटा को और तेजी से पहुंचा दिया जाए। मतलब ऐसा समझिएगा कि कहीं भंडारा हो रहा है, एक बड़े बर्तन में खाना बनता है, फिर छोटे बर्तन में निकालते हैं और फिर टेबल पे लाते हैं। यदि बार बार खाने को बड़े बर्तन से निकाल के टेबल पे लाएंगे तो टाइम लगेगा।
जल्दी कैसे होगा? बड़े बर्तन से छोटे बर्तन में, और छोटे बर्तन में और टेबल में, ताकि बोलो क्या है, ये सीक्वेंस बना रहे और जो लोग प्रसाद खाने के लिए आए हुए हैं, ठीक है, उनको जल्दी क्या है वो ये प्रसाद मिल जाए। सेम बात कहाँ होती है? सीपीयू में होती है। तो इसका आंसर बोलो क्या होगा? स्पीड बढ़ाने के लिए, और किसकी? सीपीयू की स्पीड बढ़ाने के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। ठीक, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रजिस्टर किस प्रकार की मेमोरी होती है? बहुत ही शानदार प्रश्न। सेकेंडरी मेमोरी अभी हमने देखा नहीं होती है। प्राइमरी मेमोरी, ओके। हाई स्पीड इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी देखिएगा, प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी होती है? प्राइमरी होती है रैम और रोम। सेकेंडरी कौन सी होती है? सामान्यतः आपके हार्ड डिस्क या ऑप्टिकल डिवाइसेस, ऑप्टिकल मेमोरी होती हैं। तो हमारा आंसर बोलो क्या होगा? हाई स्पीड इंटरनल मेमोरी। मतलब वह मेमोरी जो कहाँ होती है? सीपीयू में लगी होती है। सीपीयू क्या होता है? कंप्यूटर का इंटरनल हार्डवेयर होता है। क्यों होता है? वह हार्डवेयर डिवाइस जो मदरबोर्ड में परमानेंटली फिक्स होता है, वो इंटरनल या मेन आपका हार्डवेयर कंपोनेंट कहलाता है। और सीपीयू की मेमोरी क्या होती है? रजिस्टर। तो वो क्या हो गई आपकी कंप्यूटर की इंटरनल हाई स्पीड मेमोरी। तो खटाक से बोलो उसका आंसर क्या होगा? सी, हाई स्पीड इंटरनल मेमोरी। बढ़े दोस्तों आगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा पोर्ट दोनों डेटा और डिस्प्ले सपोर्ट कर सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? कौन सा पोर्ट दोनों डेटा को भी ट्रांसफर करेगा और डिस्प्ले डिवाइस को? डिस्प्ले का मतलब क्या होता है? वह आउटपुट डिवाइस जो क्या है, इमेज को भी डिस्प्ले करें। डिस्प्ले करने का मतलब होता है प्रदर्शित करें, दिखाएं इमेज को भी। और किसको बोलो? इमेज के अलावा वीडियो को भी दिखाएं। तो वीडियो और इमेज को आउटपुट के रूप में दिखाने वाले डिवाइस डिस्प्ले डिवाइस कहलाते हैं। अब देखिएगा, यदि हमको सिर्फ डिस्प्ले डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ना है तो हमारे पास में दो पोर्ट होते हैं। एक होता है वीजीए पोर्ट, वीडियो ग्राफिक्स अरे, और दूसरा होता है एचडीएमआई पोर्ट। इसको हम बोलते हैं हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस पोर्ट। तो ये तो सिर्फ किसके लिए हो गया? डिस्प्ले डिवाइस के लिए हो गया। अब क्या आता है? डेटा के लिए। तो डेटा को कंप्यूटर से, मतलब डेटा का जो आपका कनेक्शन आता है, इंटरनेट कनेक्शन की बात हो रही है, तो कंप्यूटर से जोड़ने के लिए हमारे पास में दो पोर्ट होता है। एक होता है लैन पोर्ट, इसको हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, और दूसरा होता है ईथरनेट पोर्ट। ईथरनेट पोर्ट आपको भी पता होगा। लेकिन यहां पास में उस पोर्ट की बात कर रहा है जो डेटा को भी और डिस्प्ले डिवाइस दोनों को एक साथ जोड़ेगा। एक पोर्ट दोनों काम करेगा। आंसर बोलो क्या होगा? थंडरबोल्ट पोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ये आपका बहुत हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर पोर्ट होता है। ऐसे डिवाइस जो बहुत हाई स्पीड पे काम करते हैं, हाई डेफिनेशन के होते हैं, यदि उन डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ना होता है तो हमको थंडरबोल्ट वो पोर्ट का उपयोग करना पड़ता है। दिखने में कैसा होता है? ये दिखने में होता है आपके यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट के समान। ठीक है, ये थंडरबोल्ट पोर्ट को किसने बनाया था? तो ध्यान देना, इंटेल और एप्पल कंपनी ने मिलकर, दोनों ने मिलकर थंडरबोल्ट पोर्ट को बनाया था। तो समझिएगा, क्योंकि ये दिखने में कैसा होता है? ये यूएसबी पोर्ट के समान होता है। लेकिन ये इससे अलग कैसे होता है? तो बात को समझना, ये इससे अलग कैसे होगा? तो हमारे पास में दो पोर्ट आ गए। बोलो भाई कौन कौन से आ गए? एक तो यूएसबी और दूसरा क्या आ गया? थंडरबोल्ट पोर्ट। जो यूएसबी पोर्ट होता है इसका उपयोग करते हैं किसी भी डिवाइस को पावर देने के लिए। ठीक है, और क्या बोलिए यहां पास में और क्या होगा? इसके अलावा उन सभी डिवाइस को यदि आपको डाटा ट्रांसफर करवाना है तो इसके थ्रू डेटा भी ट्रांसफर होता है। और ध्यान देना, किसी भी डिवाइस को आप इससे जोड़ सकते हैं जो इमेज दिखाए, जो किसी फाइल को सपोर्ट करे। लेकिन ऐसा कोई भी डिवाइस जो वीडियो शो करता है, जो वीडियो डिस्प्ले करता है, मतलब डिस्प्ले, जो कुछ भी डिस्प्ले करता है, वो वीडियो या डिस्प्ले डिवाइस वो कभी भी यूएसबी पोर्ट के माध्यम से कनेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन ये थंडरबोल्ट पोर्ट होता है, ये सारे काम करेगा। क्या करेगा? ये सभी डिवाइस को पावर भी देगा, और क्या करेगा बोलिए? डेटा को भी ट्रांसफर करेगा, मतलब इंटरनेट कनेक्शन भी इसके माध्यम से जुड़ सकता है। और क्या बोलिए आपका सभी प्रकार के वीडियो या डिस्प्ले डिवाइस भी, वीडियो या डिस्प्ले डिवाइस इस क्या करता है? इनको भी जोड़ने की अनुमति देता है, जो कि यूएसबी नहीं देता है। फिर से सुनिएगा, यूएसबी क्या नहीं करेगा? यूएसबी कभी भी वीडियो या डिस्प्ले आउटपुट डिवाइस को सपोर्ट नहीं करता, बाकी सबको सपोर्ट करेगा, चाहे वो आपका कीबोर्ड हो या माउस हो या कोई भी डिवाइस हो। ठीक, लेकिन क्या नहीं करेगा? डिस्प्ले डिवाइस को जोड़ने की अनुमति नहीं देगा। पर यहां पास में कौन देता है? थंडरबोल्ट पोर्ट देता है। तो ध्यान से सुनना, थंडरबोल्ट पोर्ट वह पोर्ट होता है जो बहुत हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर वाले डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ने देता है, पावर भी देता है, डेटा भी देता है, मतलब डेटा को भी अनुमति देगा डेटा वाले डिवाइस को जोड़ने के लिए, अर्थात इंटरनेट कनेक्शन भी जुड़ते हैं। और वीडियो और इमेज मतलब डिस्प्ले डिवाइस को भी हम इसके माध्यम से कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो इसका आंसर बोलो क्या होगा? थंडरबोल्ट पोर्ट।
क्वेश्चन नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 ये होता है, कौन सा पोर्ट प्राइमरली इंटरनल कनेक्शन के लिए होता है। देखो हमारे पास में कुछ डिवाइस होते हैं, तो कौन से डिवाइस की बात कर रहा हूं, ऐसे डिवाइस जो कंप्यूटर से बाहरी रूप से आकर के जुड़ते हैं। सपोज ये क्या है, कंप्यूटर है। अरे भाई कंप्यूटर बनाकर दिखाता हूं ना आपको, देखो कंप्यूटर, ये हो गया कंप्यूटर। यदि इस कंप्यूटर से मेरे को कोई भी एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस जोड़ना है जो बोलो क्या है कंप्यूटर के अंदर नहीं है, उसको मेरे को बाहर से ला करके जोड़ना है, तो इसको बाहर से ला के जोड़ने के लिए मेरे पास में जो एक भाग होता है उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर पोर्ट। सुनिएगा, अब यूएसबी पोर्ट क्या होता है आपका, वह पोर्ट होता है जो पेरिफेरल डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ता है। तो पेरिफेरल डिवाइस क्या होते हैं, वह सभी डिवाइस या वह हार्डवेयर जो कंप्यूटर से बाहरी रूप से आके जुड़ते हैं। ठीक, जो अंदर होते हैं, जो मदरबोर्ड लगे होते हैं, वो कंप्यूटर के इंटरनल हार्डवेयर होते हैं, और जो बाहर से वो आपके एक्सटर्नल, उन्हें हम और क्या बोलते हैं, पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं। तो सभी पेरिफेरल डिवाइस को जोड़ने के लिए कौन कौन से पोर्ट आते हैं, यूएसबी पोर्ट होता है, HDMI पोर्ट क्या करता है, ये डिस्प्ले डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ने की अनुमति देता है। ठीक, इसके बाद में क्या आता है, इथरनेट, कंप्यूटर के इंटरनेट केबल को जोड़ने के लिए एक ऐसा पोर्ट है जो इंटरनल कनेक्शन देता है। मतलब क्या है, इसको हम बोलते हैं साटा, सीरियल एडवांस ट्रांसफर अटैचमेंट। ध्यान देना, साटा पोर्ट जो होता है, सॉरी सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, मैंने ट्रांसफर बोल दिया, गलती कर रही है, माफ कर दिएगा। सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट पोर्ट, साटा पोर्ट, इसके माध्यम से हार्ड डिस्क, ध्यान देना, वो क्या बोलिए, मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं और परमानेंटली, मतलब उसको आप बार बार निकालेंगे नहीं, एक बार लग गया तो लग गया। तो ये कौन सपोर्ट करता है, साटा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। एक और पोर्ट होता है पाटा। आप में से कौन से स्टूडेंट हैं जिनको पाटा का फुल फॉर्म मालूम है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, और सुनो अपने दोस्तों को शेयर भी करना है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है। बहुत ही आसान प्रश्न है और मेरे ख्याल से सभी बच्चों को बनना भी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको कमेंट सेक्शन में करना है। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करके बताना है। आसान क्वेश्चन इसलिए आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कंप्यूटर देवता प्रकट करें। ठीक है ना भाई, अगला क्वेश्चन, थंडरबोल्ट पोर्ट का उपयोग किसके लिए होता है। अभी मैंने थंडरबोल्ट पोर्ट के बारे में डिटेल में आप लोग को बताया। तो बोलो क्या होगा, लो स्पीड डेटा, हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर, केवल ऑडियो के लिए, केवल वीडियो के लिए। कहने का मतलब यह है कि जो थंडरबोल्ट पोर्ट होता है इसका उपयोग किस लिए होता है। क्या ऐसे डिवाइस जो लो स्पीड डेटा पे काम करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, जो हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर के लिए करते हैं, या तो केवल ऑडियो केवल वीडियो। तो बोलिए हमारा आंसर क्या होगा, हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर। इसके अलावा वो ऑडियो को भी करता है और वीडियो को भी सपोर्ट करता है, लेकिन यहां पास में आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बी, हाई स्पीद डेटा ट्रांसफर के लिए। तो 10वें का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 11, साटा पोर्ट किस डिवाइस के लिए होता है। अभी मैं आपको बताया था, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट पोर्ट क्या करता है, बोलिए हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड से जोड़ता है। और सुनो साथियों, उस हार्ड डिस्क में क्या होता है, उसी हार्ड डिस्क में होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंफ्यूज मत होना, सीपीयू अटैच होता है कहाँ, मदरबोर्ड में परमानेंटली। और यदि हमको ऑपरेटिंग सिस्टम को, जैसे आपका विंडोज 11, ठीक है, तो विंडोज को आपके कंप्यूटर से जोड़ने के लिए हम जिस पोर्ट का उपयोग करते हैं वो होता है साटा पोर्ट। और वो विंडोज कहाँ होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपके हार्ड डिस्क में। और हार्ड डिस्क को यदि हमको कंप्यूटर से जोड़ना है तो हम उपयोग करते हैं साटा पोर्ट का। और एक बार जोड़ दिए तो जोड़ दिए, मतलब परमानेंटली, बार बार नहीं निकालेंगे। तो इसका आंसर बोलो क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, हार्ड डिस्क या एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव को जोड़ने के लिए। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर, आसान क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ALU अरिथमेटिक या अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और लॉजिकल ऑपरेशंस करता है। ALU अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन करता है, सही बोल रहा है। कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करता है, सही बोल रहा है। ALU डेटा को स्टोर करता है, ना बाबा, ये प्रोसेस करता है, स्टोर नहीं करता। ठीक, कंट्रोल यूनिट एग्जीक्यूशन सीक्वेंस को मैनेज करता है, हाँ, तो ये भी सही होगा। तो ध्यान देना, क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा। 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
करते हैं विचार। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, हार्ट ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू, एएलयू और कंट्रोल यूनिट शामिल होते हैं। सीपीयू में एएलयू और कंट्रोल यूनिट, सही बोल रहा है भाई। सीपीयू के 3 भाग होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और इसके अलावा क्या बोलिए आपका मेमोरी या रजिस्टर यूनिट। ठीक है, आगे बढ़े तो सीपीयू के केवल इनपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है ना, सीपीयू जो बाहर के भी डिवाइस उनको भी कंट्रोल करता है। सीपीयू इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, सही होगा। तो ध्यान देना हमारा आंसर क्या होगा, 3 गलत हो गया तो 1 2 4 आंसर होगा ए। सीपीयू इनपुट डिवाइस को भी कंट्रोल करता है और साथ ही साथ एक्सटर्नल या आउटपुट डिवाइस को भी कंट्रोल करता है। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्लॉक स्पीड सीपीयू की गति को प्रभावित करता है। बिल्कुल, क्लॉक स्पीड क्या होती है, ऐसा समझना कि यदि कोई धावक दौड़ने के लिए खड़े हुए हैं, जैसे ही गन फायर होता है वो दौड़ना चालू करते हैं। तो ध्यान देना सीपीयू के अंदर में एक घड़ी होती है, उसको हम बोलते हैं क्लॉक्स, सिस्टम क्लॉक बोलते हैं। जैसे ही उस क्लॉक में एक सिग्नल मिलता है, सीपीयू अपना एक कार्य पूरा कर देता है। 1 सेकंड में जितने अधिक सिग्नल मिलेंगे उतनी ही अधिक क्या बोलिए सीपीयू कार्य करके देगा। यदि एक सेकंड में 2 बार सिग्नल मिले तो 2 बार कार्य कर दिया, 1 सेकंड में 10 बार मिले तो 10 कार्य पूरा कर दिया। मतलब 1 सेकंड में जितने अधिक सिग्नल्स मिलेंगे, जितनी अधिक बार घड़ी क्लिक करेगी, उतनी ही अधिक बार सीपीयू का आपका क्या करेगा बोलिए, डेटा को प्रोसेस करेगा। मतलब क्या हुआ कि हम बोलेंगे कि क्लॉक सिग्नल्स पर सेकेंड, क्या बोल रहा हूं मैं, क्लॉक सिग्नल पर सेकेंड। सीपीयू के अंदर जो घड़ी लगी होती है उसके जो क्लॉक्स पर सेकंड होते हैं उसे हम बोलते हैं, उसे हम नापते हैं हर्ट्ज में। और क्लॉक पर सेकंड अर्थात हर्ट्ज सीपीयू की गति का मापक होता है, ध्यान दीजिएगा। एक होता है MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। ये क्या होता है, ध्यान देना, एक सीपीयू कितने मिलियन इंस्ट्रक्शंस को 1 सेकंड में पूरा कर रहा है, ये होती है उसकी कैपेसिटी, मतलब उसकी कार्य क्षमता। तो सीपीयू की कार्य क्षमता को नापने के लिए उपयोग करते हैं MIPS का। लेकिन सीपीयू कितनी तेजी से डेटा को प्रोसेस कर रहा है, मतलब उसकी स्पीड की बात होती है, और वो डिपेंड करती है क्लॉक पर अर्थात सिस्टम क्लॉक पर। और वह घड़ी 1 सेकंड में कितने अधिक सिग्नल जनरेट कर रही है उसको हम बोलते हैं क्लॉक पल्स, जिसे हम हर्ट्ज में नापते हैं, क्लॉक सिग्नल पर सेकंड। ठीक है, तो ये आपका डिपेंड करता है, मतलब क्लॉक स्पीड सीपीयू की गति को प्रभावित करता है, सही बात है। अगला, मतलब ये सही हो गया आपका। कैश मेमोरी एक्सेस टाइम को कम करती है। मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में बताया था, जब रैम से सीपीयू तक को डेटा को लाने में समय लगता है तो इस समय को हमको कम करना है, मतलब हमको एक्सेस टाइम को कम करना है। तो क्या कर देंगे, बीच में एक और लगा देंगे मेमोरी। तो रैम से डेटा कहाँ आएगा, कैश में, और कैश से कहाँ आएगा, रजिस्टर से, और रजिस्टर से कहाँ पहुंचेगा, आपके सीपीयू में। मतलब रैम से आते आते उसको रजिस्टर में टाइम लगता था, तो क्या कर दिए, 10 लोग रैम में हैं, 8 लोग कैश में है, और 5 लोग कहाँ बैठे हैं, रजिस्टर में, और एक आदमी कहाँ बैठा हुआ है, सीपीयू के अंदर। मतलब सीक्वेंस बने रहे, टूटे ना सीक्वेंस डेटा के ट्रांसफर का, सही है। रैम का सीपीयू स्पीड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अरे भाई बिल्कुल गलत, रैम की क्षमता जितनी अधिक होगी उतना अधिक डेटा वहां रखाएगा, और रैम में वही डेटा रखाता है जो सीपीयू के पास में प्रोसेस होने के लिए भेजा जाने वाला है। तो रैम को हम क्या बोलते हैं, वर्किंग मेमोरी ऑफ सीपीयू। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया भाई, डिपेंड तो करता है, जितना अधिक रैम का साइज होगा उतनी ही सीपीयू की स्पीड भी बढ़ जाती है। आपने देखा भी होगा, जब आप कंप्यूटर में या अपने मोबाइल में रैम का साइज बढ़वाते हैं तो वो फास्ट काम करता है, बड़े से बड़े डेटा को प्रोसेस करता है। तो ये गलत हो गया। मल्टी कोर प्रोसेसर पैरेलल प्रोसेसिंग करता है। क्या होता है मल्टी कोर, आपने सुना होगा डुअल कोर, ऑक्टा कोर, टेट्रा कोर। इसका मतलब क्या होता है, जो कोर का मतलब होता है कंप्यूटर के अंदर में सीपीयू का सबसे छोटा भाग, मतलब छोटे छोटे सीपीयू। एक कंप्यूटर में जितने अधिक छोटे छोटे सीपीयू होंगे वो उतने ही तरह के भिन्न भिन्न कार्यों को संपन्न करेगा। मतलब जितने नंबर ऑफ कोर्स होंगे सीपीयू उतने ही विभिन्न कार्य को पूरा करेगा। तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग करना, और ये डिपेंड करता है कि उस सीपीयू में कितने नंबर ऑफ कोर हैं, मतलब कितने छोटे छोटे प्रोसेसर हैं। तो आंसर मल्टी कोर प्रोसेसर पैरेलल ऑपरेशन करता है, सही होगा। तो हमारा 1 2 और 4 फिर से ए आ गया भाई, लगातार 1 2 4 आ रहा है। ठीक, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभी मैंने आपको बताया था कि बस बोलो क्या होती है, कंप्यूटर में, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए दिया गया एक रास्ता, एक रूट। यदि वो रास्ता जितना चौड़ा होगा तो उतने ही अधिक बोलो क्या होगा, उसमें डेटा ट्रांसफर होगा। मतलब ये कथन आपका सही है, पहला पॉइंट वैलिड है। स्लो मेमोरी सीपीयू स्पीड को कम कर सकती है। भाई एक ऐसी मेमोरी जिसमें जो डेटा है उस डेटा तक पहुंचना और उसको सीपीयू तक लाना,
यदि वो मेमोरी स्लो है तो उसमें तो क्या कर देगा, ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट वो सीपीयू की स्पीड को भी स्लो कर देगा। अभी मैंने आपको बताया था ना कि यदि आप खाना खा रहे हैं मतलब आप सीपीयू हैं, खाना आपके थाली तक आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, मेमोरी से आपका डेटा आ रहा है, मतलब खाना आ रहा है। यदि खाना ही लेट आएगा तो बोलो क्या, खाना की प्रक्रिया भी स्लो हो जाएगी, मतलब स्लो मेमोरी सीपीयू की स्पीड को स्लो करती है। कथन नंबर 2 भी सही है। पाइपलाइन इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन को तेज करता है। देखो एक तकनीक होती है पाइपलाइन टेक्निक, करते क्या देखिएगा, यदि सपोज हमारे पास में क्या है कि बहुत बड़ा एक तरबूज है, एक तरबूज आपको खाने को दिया जाए तो आप उसको एक बार में नहीं खा पाएंगे। क्यों? वो हमारे मुंह के आकार से बहुत अधिक बड़ा है, ना तो उसको एक बार में काट पाएंगे, ना तो उसको एक बार में चबा पाएंगे, और ना तो उसको एक बार में निगल पाएंगे। तो क्या कर देंगे, हम तरबूज को उतने टुकड़ों में काटेंगे, उस साइज में काटेंगे जिसको हम एक बार में चबा सकते हैं, खा सकते हैं और निगल सकते हैं। तो इससे बोलो क्या होगा कि सारा का सारा तरबूज हम लोग खा पाएंगे। तो सेम टेक्निक कहां उपयोग होता है, कंप्यूटर में होता है। जब हमको डेटा को, जो बहुत बल्क बहुत बड़ा डेटा होता है, जब हमको उसको सीपीयू से प्रोसेस करवाना होता है तो क्या करते हैं, उस डेटा को, उस निर्देश को हम छोटे टुकड़ों में बांटते हैं और क्या करते हैं, उसको एक सीक्वेंस में जमाते हैं कि पहला कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा, चौथा कौन सा होगा, और सबको एक साथ एक क्रम में लगाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, पाइपलाइन टेक्निक। तो क्या बोल रहा है कि पाइपलाइन इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन को तेज करता है, मतलब हमारे पास में जो निर्देश होते हैं बहुत सारे, तो उसको टुकड़ों में बांट दिए और एक पाइपलाइन में जमा दिए। तो इससे बोलो क्या होता है, आपका निर्देश को पूरा करने का जो समय होता है, स्पीड होती है, वो फास्ट हो जाती है। मतलब कथन नंबर 3 भी सही है। क्लॉक स्पीड का सीपीयू परफॉर्मेंस से कोई संबंध नहीं होता है। अरे भाई अभी आपको बताया था, जितनी अधिक क्लॉक स्पीड होगी, मतलब एक क्लॉक एक समय में, एक सेकंड में जितने अधिक क्लॉक सिग्नल्स जनरेट करेगा उतनी ही अधिक क्या होती है, उसकी स्पीड होती है। तो भाई ये बोल रहा है कि संबंध नहीं होता है, होता है। तो नंबर 3 चौथा क्या हो गया, गलत हो गया। तो सही क्या होगा, 1 2 3 सही, ऑप्शन नंबर ए। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। ये आ गया कथन और कारण के ऊपर में, असर्शन एंड रीजन। कहता है क्लॉक स्पीड सीपीयू परफॉर्मेंस को प्रभावित नहीं करती। अभी तो पढ़े थे कि भाई सबसे अधिक क्या है, बोलिए, क्लॉक स्पीड ही सीपीयू की परफॉर्मेंस को प्रभावित करती है, अफेक्ट करती है। तो कथन क्या हो गया, गलत हो गया। तो कथन जब गलत हो जाएगा तो रीजन क्या बोलता है, क्योंकि स्पीड केवल रैम पर निर्भर करती है। अरे भाई सीपीयू की स्पीड केवल रैम पर निर्भर नहीं करती है, और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। अभी आप दो देखें तो पहला क्या होगा, बोलिए, बस की चौड़ाई और क्लॉक स्पीड। इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो क्या हुआ, ए और आर दोनों ही गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा, डी होगा। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। प्रोग्राम काउंटर का कार्य क्या होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रोग्राम काउंटर किसका हिस्सा होता है, प्रोग्राम काउंटर ALU का हिस्सा होता है। किसका, ALU का, ध्यान देना, सॉरी आपके सीपीयू का हिस्सा होता है। और देखिएगा क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है, नहीं, अगली इंस्ट्रक्शंस का एड्रेस रखना। मतलब ध्यान देना कि जो भी अगला निर्देश सीपीयू प्रोसेस करेगा तो वो कहाँ रखा होता है, वो आपके प्रोग्राम काउंटर में रखा होता है। ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या हो गया आपका इसका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा, बी, अगले निर्देशों को, अगले निर्देश का एड्रेस अपने पास में रखता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 असर्शन एंड रीजन पर आधारित है। रजिस्टर रैम से तेज होते हैं, रजिस्टर रैम से तेज होते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन है, सही बोल रहा है, ये सही होगा, क्योंकि रजिस्टर सीपीयू के अंदर होते हैं। मैं आपको कुछ बता रहा हूं, इसको कॉपी में नोट कर रखिएगा। ये मेमोरी के संबंध में लाइफ टाइम आपके साथ आने वाला है। देखना, हमारे पास में होता है सीपीयू, ध्यान से सुनिएगा, और क्या होता है, प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी के रूप में हमारे पास में होता है रैम, और द्वितीयक या सहायक या ऑक्सिलरी मेमोरी के रूप में हमारे पास में होता है, क्या बोलिए, आपका हार्ड डिस्क होता है, तो हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज। और देखिएगा डेटा पहले कहाँ आएगा, हार्ड डिस्क से, मतलब सेकेंडरी मेमोरी से रैम में आएगा, फिर रैम से कहाँ आता है, सीपीयू में आता है, और सीपीयू की अपनी खुद की एक मेमोरी होती है, इसका नाम क्या होता है, रजिस्टर मेमोरी होती है। रजिस्टर में जो भी डेटा होता है वो डेटा कैसा होता है, वो डेटा होता है जिसको इमीडिएटली अब सीपीयू प्रोसेस करने वाला है। ऐसी बात समझना कि एक बड़ा सा हॉस्पिटल है, उस बड़े से हॉस्पिटल में बाहर वेटिंग रूम है, बहुत बड़ा हॉल है, तो वहां कितने पेशेंट बैठे हैं, वहां 200 पेशेंट बैठे हैं। ठीक है, अब डॉक्टर को क्या करना है, बोलिए, पेशेंट को चेक करना है। यदि यहां पास में 200 पेशेंट बैठे हैं, डॉक्टर यहां बैठा है, भैया राम श्याम या दुखियारी भाई,
दुखियारी बाई, गांव के लोगों का नाम दुखियारी बाई। दुखियारी बाई को बुलाओ। अब यहाँ से वो उठेगी, पहले तो ढूंढेंगे कहाँ है, फिर वो यहाँ से आएगी और कहाँ बोलिए CPU तक, मतलब डॉक्टर के केबिन में जाएगी। इसमें बहुत टाइम लगता है। तो क्या कर देंगे, यहाँ पास में कुल 200 पेशेंट बैठे हुए हैं, तो हम क्या बोलेंगे भाई, इसमें से 100 उठो और कहाँ पहुँच जाओ, रैम में बैठ जाओ। मतलब बोले क्या है, अगली आगे वाली कुर्सी में बैठ जाओ। फिर ध्यान देना, क्या कर देंगे 100, इस 100 में से क्या बोल देंगे भाई, एक काम करो 50 आदमी कहाँ पहुँच जाओ, आज सबसे आगे वाली कुर्सी में आके बैठ जाओ जो डॉक्टर के पहले रखी हुई है। और इसके बाद में ध्यान देना क्या है, एक आदमी यहाँ से उठेगा और डॉक्टर के पास में चले जाएगा। कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जो भी डेटा या निर्देश सेकेंडरी सहायक मेमोरी में होता है उसको CPU तक आने में बहुत टाइम लगता है, और ये जितना अधिक टाइम होगा CPU उतना स्लो हो जाएगा। तो हमको इस टाइम को कम करवाना है, तो क्या कर देंगे, बीच में बहुत सारी मेमोरी का उपयोग करेंगे, जिससे क्या होगा बोलिए, डेटा को मेमोरी से CPU तक आने में टाइम कम लगेगा। यदि सेकेंडरी में है मतलब कंप्यूटर से बहुत दूर है तो डेटा को आने में टाइम, फिर रैम थोड़ा पास है तो डेटा स्पीड और फास्ट होगा, रजिस्टर CPU के और पास में है, सबसे पास में है, तो बोलो क्या होगी, स्पीड और फास्ट होगी। और सुनना, जो भी मेमोरी CPU के जितने पास में होती है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी, उसकी भंडारण क्षमता उतनी कम होती है, लेकिन उसकी स्पीड बहुत अधिक होती है। तो रजिस्टर की भंडारण क्षमता क्या होगी, सबसे कम होगी, पर स्पीड सबसे अधिक होगी। फिर थोड़ा दूर में क्या है, रैम। तो रैम की भंडारण क्षमता रजिस्टर से थोड़ी अधिक होगी, लेकिन इससे बोलो क्या है, स्पीड भी थोड़ी उससे कम हो जाएगी। हार्ड डिस्क और दूर है, तो हार्ड डिस्क की भंडारण क्षमता रैम से थोड़ी अधिक होगी या बहुत अधिक होती है, लेकिन बोलो क्या होगी, स्पीड और कम हो जाएगी। अब यहां पास में डेटा बहुत कम रखा हुआ है, और डेटा कैसा है, जिसको क्या है, उठ करके CPU में जाना है और प्रोसेस हो जाना है। मतलब उठा, प्रोसेस हुआ और चला गया। मतलब रजिस्टर में जो डेटा होगा वो कैसा होगा, टेम्पररी डेटा होगा, अस्थायी डेटा होगा। तो रजिस्टर में डेटा कैसा होता है, टेम्पररी होता है। तो मेमोरी कैसी होती है, अस्थायी होती है, इसको हम बोलते हैं टेम्पररी मेमोरी। रैम कैसी होती है, अस्थायी। क्यों, यहाँ जो भी डेटा आता है वो बोलो क्यों आता है, कि उसको CPU में प्रोसेस होने के लिए जाना है। लेकिन जो आपका हार्ड डिस्क होता है, या सेकेंडरी या सहायक या ऑक्सिलरी या बैकअप मेमोरी होती है, वहाँ वो डेटा होता है जिसको प्रोसेस करना है और जिसको प्रोसेस नहीं करना है। मतलब डेटा वहाँ पास में परमानेंटली रहता है। ठीक है, तो हमारा आंसर बोलो क्या होगा, रजिस्टर रैम से तेज होते हैं, सही, क्योंकि रजिस्टर CPU के अंदर होते हैं, उसके पास में होते हैं, सही। तो बोलो क्या होगा, A और R दोनों सही हैं, R सही एक्सप्लेनेशन करता है, आंसर A, ऑप्शन नंबर A। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, देखिएगा, असर्शन एंड रीजन, कंट्रोल यूनिट डेटा को प्रोसेस करता है। एकदम गलत बात भाई, कौन करता है डेटा को प्रोसेस, डेटा को प्रोसेस करता है ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट सभी प्रकार के डेटा और निर्देश को कंट्रोल करता है। सपोज 3 आदमी हैं, रवि, राहुल और श्याम, तो कौन सा व्यक्ति चैम्बर में पहले जाएगा, ये कौन तय करता है, कंट्रोल यूनिट तय करता है। ध्यान देना, तो डेटा पहले कौन सा जाएगा, वो कैसे प्रोसेस होगा, वो डेटा कैसा है, वो कहाँ स्टोर है, कहाँ स्टोर होगा, ये कौन तय करता है, कंट्रोल यूनिट। मतलब कंप्यूटर के सभी कार्यों को कंट्रोल करता है, उसका नियंत्रण करता है, लेकिन डेटा को प्रोसेस नहीं करता है। डेटा कहाँ होता है, प्रोसेस ALU में होता है। तो ऑप्शन आपका ए क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि यह इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करता है। भाई ये ध्यान देना, क्योंकि यह इंस्ट्रक्शन, ये आपका सही है परंतु आपका ए गलत हो गया। तो ए सही है और आर गलत है। पहली बात सही बोल रहा है और दूसरी बात नहीं, सॉरी, क्या होगा बोलिए, यहां से होगा आपका ए गलत और आर सही। तो ध्यान, ए गलत और आर सही, सी। पहला कथन जो कथन है वो गलत है और कारण उसका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा, सी होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। क्वेश्चनों का लेवल और उनका पैटर्न वही है जो आजकल व्यापम के एग्जाम में चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, यदि आप लोगों को इसी तरह की और भी क्लासेस चाहिए हैं तो 2 काम करना पड़ेगा। पहले वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, दूसरा काम चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और तीसरा काम आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना पड़ेगा कि हाँ सर और वीडियो बनाए जाएँ, और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर भी करना पड़ेगा। ठीक, क्यों होता है, ध्यान देना, हम भी कभी स्टूडेंट थे, हालांकि हमारे टाइम पे यूट्यूब उतना डेवलप नहीं हुआ था, तो यूट्यूब में कम देते थे वीडियो, लेकिन जब कभी देखे हैं या देखते, आज भी देखते हैं, कुछ वीडियो देख लेते हैं। भाई टीचर वही होता है जो सीखता रहता है, ध्यान देना। तो कभी भी किसी भी पर्सन की मेहनत को हमेशा क्या है, सैल्यूट करना चाहिए, मतलब उसको सपोर्ट करना चाहिए। और हौसला कहाँ से आता है, वीडियो को लाइक करने से आता है, शेयर करने से आता है, और चैनल को सब्सक्राइब करने से आता है। लगता है कि हाँ मेरी मेहनत काम कर रही है, तो करना है आपको।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डेटा सीपीयू और मेमोरी के बीच ट्रांसफर होता है। सही बात है, डेटा कहां जाएगा? मेमोरी से सीपीयू के बीच में जाएगा। फिर क्या बोल रहा है? बस डेटा ट्रांसफर के लिए उपयोग होती है। अरे एकदम सही बात है। और क्या बोल रहा है? कंट्रोल बस केवल डेटा ट्रांसफर करता है। ठीक है। एड्रेस बस एड्रेस भेजता है। ध्यान देना, सभी कथन सही हैं। कंट्रोल बस डेटा ट्रांसफर करता है, सही बोल रहा है। इसके बाद में एड्रेस बस एड्रेस को भेजती है। तो इसका आंसर बोलो क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका डी, सभी सही। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आज के ये 20 प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, इनका लेवल अच्छा लगा होगा। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी ने लास्ट तक क्लास को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की और भी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें। जय हिंद साथियों। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।